नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 3 बजे की चाय के साथ राजनीति की बातें और इन चुस्कियों के बीच में जो नई नई बातें हैं वो एक बार फिर लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूं, आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, राजनेताओं के बीच जब दोस्ती होती है तो राजनीति में उसको आगे बढ़ाती है, लेकिन जब दुश्मनी होती है तो फिर टांग खिंचाई भी खूब होती है। पिछले वीडियो में चौधरी बंसीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह की दोस्ती के किस्से थे और आज हम उनकी दुश्मनी के किस्सों का जिक्र करेंगे। वह ये था कि 1972 में प्रोफेसर शेर सिंह हंगरी देश में वाइल्ड लाइफ कांग्रेस में भाग लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन उनकी एब्सेंट में हरियाणा के कुछ समाचार पत्रों में एक खबर छपी और खबर तो छप गई, लेकिन मुख्यमंत्री बंसीलाल जी की नींद उड़ गई। खबर में लिखा था कि चौधरी बंसीलाल को हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाकर प्रोफेसर शेर सिंह को इनके स्थान पर मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावनाएं हैं। बस इसी खबर से दो दोस्तों के बीच दुश्मनी की एक दीवार खड़ी हो गई। चौधरी बंसीलाल ने सोचा कि मेरी कुर्सी को खतरा उत्पन्न करने वाला पैदा हो गया है और अब इस खतरे को हमेशा से जड़ से समाप्त करने की जरूरत है। अगर वो इस संबंध में सीधे प्रोफेसर शेर सिंह से बात कर लेते तो स्थिति क्लियर हो जाती, लेकिन सीधे बात करना चौधरी बंसीलाल के मिजाज को सही नहीं लगा। हकीकत में मुख्यमंत्री बनाने जैसी कोई बातचीत नहीं थी। खबर बहुत मनगढ़ंत थी। हो सकता है इनके बीच दोस्ती को तोड़ने के लिए किसी ने वो खबरें प्लांट करवाई हों, लेकिन प्रोफेसर शेर सिंह अपनी कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, सौम्यता और हरियाणा व पंजाब की समस्याओं के संबंध में जो इनकी गहरी पकड़ थी, उसके लिए कांग्रेस प्रधान उमा शंकर दीक्षित और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दृष्टि में सूझबूझ वाले व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान जरूर बन गई थी। उस वक्त कांग्रेस में इंदिरा गांधी के बाद सबसे ज्यादा मजबूत व्यक्ति उमा शंकर दीक्षित थे और इंदिरा गांधी भी मशवरा करने के लिए उनको जब भी जरूरत होती तो उनको प्रधानमंत्री ऑफिस बुलाने के बजाय उनके ऑफिस या घर जाकर चर्चा किया करती थी। चौधरी बंसीलाल ने सबसे पहले प्रोफेसर शेर सिंह के भाई विजय कुमार जी को अपना निशाना बनाया। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने चौधरी विजय कुमार का नाम HCS प्रॉपर के लिए संतुष्ट करके सरकार को भेज रखा था। बंसीलाल जी ने विजय कुमार को फाइल जो थी वो कमीशन के पास उनको पुनर्विचार के लिए भेज दिया, जिससे प्रोफेसर साहब आकर चौधरी बंसीलाल से बात करने को मजबूर हो जाएं। परिवार वालों ने आपस में बात करके राय मशवरा किया और इसके बाद प्रोफेसर साहब ने इस संबंध में बंसीलाल जी के से कोई बात नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि विजय कुमार जी का सर्विस रिकॉर्ड उत्तम है और चौधरी बंसीलाल इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। चौधरी बंसीलाल ने इस संबंध में कमीशन के चेयरमैन को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर भी कहा कि विजय कुमार के नाम पर आप पुनर्विचार करें। कमीशन के चेयरमैन का उत्तर था कि इनका रिकॉर्ड बढ़िया है और दोबारा विचार करने का सवाल ही नहीं उठता। ये उस दौर की बातें हैं दोस्तों, आज के दौर में होती तो पता नहीं क्या होता। ये तीर इस तरीके से खाली चला गया और इस बाद में विजय कुमार जी IAS भी बने और हरियाणा के बहुत अच्छे अधिकारियों में उनकी गिनती आज भी होती है। चौधरी बंसीलाल ने प्रोफेसर साहब को लोगों की नजरों में गिराने के लिए एक दूसरा दांव चला, दूसरा तीर चला और प्रोफेसर साहब की धर्मपत्नी पंडित प्रभात शोभा को पट्टी कल्याणा गांव के संबंध में बदनाम करने की रणनीति बनाई गई। हरियाणा की गांधी शताब्दी समिति की सचिव प्रभात शोभा थी और मुख्यमंत्री के नाते चौधरी बंसीलाल इसके अध्यक्ष थे। इस समिति ने गांधी दर्शन को क्रियात्मक रूप देने के लिए पट्टी कल्याणा गांव के समग्र विकास की योजना बनाई थी। इस योजना को फलीभूत करने के लिए प्रभात शोभा ने कचरे से कंचन बनाने की धुन में पाना श्यामलात की बेकार पड़ी भूमि को बड़े परिश्रम से समतल करवाया, ट्यूबवेल वहां पर लगवाया और फिर कंचन उत्पन्न करना आरंभ कर दिया। हमारे यहाँ पे शायद कंचन को लोबिया कहते हैं, अगर कुछ और कहते हैं तो आप जरूर कमेंट करके बता दें। सोना उगलती भूमि को देखकर अनेक लोग इसकी प्रशंसा करने लगे। अखबारों में भी इसकी खबरें छपी और चौधरी बंसीलाल ने फिर वहां पर कटार सिंह MLA होते थे और उनके भाई जिले सिंह जी होते थे, उनको इशारा कर दिया कि प्रोफेसर साहब की धर्मपत्नी को अब ये कहकर बदनाम करें कि ये भूमि हड़पने की एक साजिश है। इसकी खबर जैसे ही प्रोफेसर शेर सिंह और उनकी पत्नी प्रभात शोभा को लगी तो उन्होंने चौधरी साहब की जो चाल थी उसको सफल नहीं होने दिया और जो विकसित की गई भूमि है उसको पंचायत के नाम पर करवा दिया, पंचायत को उसको दे दिया और इस तरीके से ये दाव भी खाली चला गया। 2 तीर चौधरी बंसीलाल के खाली चले गए। अब तीसरे तीर की बारी थी। बंसीलाल जी ने तीसरा तीर प्रोफेसर साहब के पुत्र तरुण कुमार पर चलाया। यह तीर पहले तीर से अधिक पैना था और घृणित भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि परिवार इसमें घुस गए थे।
किसी और वीडियो में मैंने इस घटना को बताया है, लेकिन आज पूरे विस्तार से फिर से बता रहा हूं, और बहुत हैरत अंगेज बात यह है। ये प्रोफेसर शेर सिंह की किताब में ज्यों का त्यों लिखा है, इसलिए ज्यादा प्रमाणिक भी है। सच और झूठ का जो संबंध है वो प्रोफेसर शेर सिंह और चौधरी बंसीलाल के साथ ही चला गया है। मैं वो बता रहा हूं जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। प्रोफेसर शेर सिंह की किताब में लिखा है कि चौधरी बंसीलाल जी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे। ये रोहतक मेडिकल कॉलेज में अपनी बेटी को इसलिए प्रवेश दिलाने में असमर्थ रहे थे क्योंकि अंक बहुत कम थे। दोस्ती के दिनों में प्रोफेसर साहब से चौधरी बंसीलाल ने बातचीत की थी और कहा था कि बिहार प्रदेश के किसी मेडिकल कॉलेज में उनकी बेटी का एडमिशन करा दीजिए। उन दिनों बिहार प्रांत में अन्य प्रदेशों के छात्रों को कैपिटेशन फीस, जो रुपए लेकर प्रवेश देते हैं, उनसे प्रवेश मिल जाया करता था। तो प्रोफेसर साहब ने अपने प्रभाव से बिना कैपिटेशन फीस के ही चौधरी बंसीलाल की बेटी का प्रवेश बिहार के एक मेडिकल कॉलेज में करवा दिया था। प्रोफेसर साहब ने न केवल एडमिशन उनका करवाया, बल्कि अपनी कार में उनको बिठाकर मेडिकल कॉलेज छोड़ने गए थे। इनके साथ प्रोफेसर साहब की बेटी प्रभात शोभा भी थी। मेडिकल कॉलेज रोहतक के नियमों के अनुसार पहले वर्ष को छोड़कर अन्य किसी भी वर्ष की पढ़ाई के लिए यदि किसी कक्षा में कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो उस स्थान की पूर्ति पर किसी भी प्रांत के छात्र का माइग्रेशन किया जा सकता था। इस नियम के अनुसार रोहतक मेडिकल कॉलेज में फिर सीट खाली हो गई और चौधरी बंसीलाल की बेटी का माइग्रेशन फिर रोहतक मेडिकल कॉलेज में हो गया। प्रोफेसर शेर सिंह के पुत्र थे तरुण कुमार, वो भी रोहतक मेडिकल कॉलेज में प्रविष्ट होकर पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन जब कक्षा की समाप्ति पर जब सारे छात्र सीढ़ियों से उतर रहे थे तो एक बड़ी सी कंकर बंसीलाल जी की बेटी के माथे पर लगी यहाँ पे और उनको खून बहने लगा। इस घटना को प्रोफेसर शेर सिंह के पुत्र तरुण कुमार से तत्काल जोड़ दिया गया और इसकी शिकायत फिर चौधरी बंसीलाल ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी की। इधर इस घटना ने रोहतक मेडिकल कॉलेज में एक अलग ही मोड़ ले लिया था और चौधरी बंसीलाल के दामाद होते थे कैप्टन गुलाब सिंह, उन्होंने रोहतक मेडिकल कॉलेज के अनेक छात्रों को पुलिस से पिटवा दिया। इसके बाद छात्रों ने हड़ताल कर दी थी और मामला बिल्कुल सुलग गया। हरियाणा पुलिस ने मेडिकल छात्रों को तंग करना आरंभ कर दिया और पुलिस ने बहुत सारे लड़कों को धमकाया कि वो गवाही दे दें कि ये जो कंकर है वो तरुण कुमार ने मारी है, लेकिन किसी भी छात्र ने ऐसा नहीं कहा और इसका ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि सच्चाई ये थी कि तरुण कुमार का घटना में कोई संबंध ही नहीं था। इंदिरा गांधी को जब चौधरी बंसीलाल ने इसकी शिकायत की तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने प्रोफेसर साहब को बुलाया कि चौधरी बंसीलाल से आपकी नहीं बनती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे पढ़े लिखे आदमी और मंत्री का बेटा ऐसा हथगंडा अपनाएगा या मंत्री अपने बेटे से ऐसे काम करवाएंगे। प्रोफेसर शेर सिंह ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि बहन जी, सारी कहानी मनगढ़ंत है, मेरे पुत्र का इसमें कोई हाथ नहीं है, आप कोई भी जांच करवा लो। अगर मेरे बेटे की रत्ती भर भी कोई गलती मिले तो मैं न केवल अपना त्याग पत्र दे दूंगा बल्कि राजनीति छोड़कर घर बैठ जाऊंगा। इसी बीच रोहतक मेडिकल कॉलेज का छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल इंदिरा गांधी से इस कंकर कांड के संबंध में मिलने के लिए प्रधानमंत्री के ऑफिस में गया। इंदिरा गांधी ने इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और कहा कि आप लोग जाइए, पढ़ाई आरंभ करिए, ये हम देख लेंगे। इन छात्रों के जाने के बाद इंदिरा गांधी का सुरक्षा अधिकारी वहां पर उपस्थित था। उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि जो सबसे ज्यादा आपके सामने बोल रहा था वही प्रोफेसर शेर सिंह का लड़का तरुण था। सुरक्षा अधिकारी की बात को सही मानकर इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर साहब को टेलीफोन मिलाया और कहा कि आपका लड़का तो बहुत अधिक बोलता है, मुझसे मिलने आए थे, आप कह रहे थे कि वो तो शरीफ है। तो प्रोफेसर साहब इंदिरा गांधी जी की बात को सुनकर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उनका पुत्र तो उनके घर पे था और प्रतिनिधि मंडल में था ही नहीं। वह तो इस घटना के बाद से ही प्रोफेसर शेर साहब के पास आ गया था। तो प्रोफेसर शेर सिंह ने शांत भाव से कहा कि बहन जी, मेरा बेटा तो घर पे है, आप किसी को भेज के जांच करवा ले, वो तो गया ही नहीं कहीं भी। तो इसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि आप उसको मेरे पास भेजो। प्रोफेसर साहब ने तुरंत अपने बेटे तरुण को इंदिरा गांधी से मिलने के लिए भेज दिया। इंदिरा गांधी जी के दफ्तर में जब वो गया तो देखते ही कहा कि आप हैं प्रोफेसर शेर सिंह के बेटे? तो उन्होंने कहा जी मैं हूँ। तो उन्होंने कहा आप तो वो नहीं है जो बोल रहा था, आप तो सारी इस तरीके से उनकी गलतफहमी दूर हो गई। और तरुण कुमार के पैरों में भी कमी थी, तो इंदिरा गांधी को साफ पता लग गया कि ये तो था ही नहीं। तो इसके बाद इंदिरा गांधी जी ने प्रोफेसर साहब से कहा कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, आप बिल्कुल सही थे। अब बोल पर जो चौका लगाने की बारी प्रोफेसर शेर सिंह की थी और उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि मेरी और बंसीलाल की खिंचातानी तो बहन जी चलती रहेगी, लेकिन मुझे चिंता तो भारत के प्रधानमंत्री की है, क्योंकि जिस देश के प्रधानमंत्री का सुरक्षा अधिकारी
किसी लोभ अथवा लालच के कारण बहकावे में आकर इतना बड़ा झूठ प्रधानमंत्री के सामने बोल सकता है, तो वो समय आने पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है। इसका असर ये हुआ कि थोड़े दिन बाद वो सुरक्षा अधिकारी फिर कभी प्रधानमंत्री के पास दिखा नहीं। इस तरह से बंसीलाल जी का ये जो तीसरा तीर था वो भी प्रभावहीन रहा। चौधरी बंसीलाल ने इंदिरा को प्रोफेसर साहब के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए फिर एक अमोघ अस्त्र निकाला, और ये अमोघ अस्त्र बिल्कुल सही निशाने पर लगा। उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि प्रोफेसर साहब कांग्रेस में हैं और मंत्री भी हैं, लेकिन कभी भी जयप्रकाश नारायण के खिलाफ नहीं बोलते, जबकि मैं खुलेआम जयप्रकाश नारायण पर हमला बोलता हूं। उस समय इंदिरा गांधी जी के सबसे बड़े दुश्मन जयप्रकाश नारायण जी थे, और उनकी आंधी को इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी के लिए खतरा समझती थी। जो कोई भी राजनेता जयप्रकाश के विरोध में बोलता, वो इंदिरा गांधी का चहेता बन जाता था। प्रोफेसर साहब ने इंदिरा जी को साफ शब्दों में कहा कि मैं चौधरी बंसीलाल के साथ किसी भी जलसे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि चौधरी बंसीलाल की बोलने की शैली में प्रयुक्त भाषा और विचार कांग्रेस के विचार और भाषा शैली से मेल नहीं खाते हैं। ये लोगों के सम्मुख कहते हैं कि जो व्यक्ति यानी कि जयप्रकाश नारायण कभी पंचायत का सदस्य भी नहीं बना, वो व्यक्ति नगर पालिका का सदस्य भी नहीं बना, अब वह भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना संजो रहा है। ये बातें लोगों को हंसाने के लिए तो हो सकती हैं, परंतु लोगों की विचारधारा को बदलने में सक्षम नहीं हो सकती हैं। उस समय इंदिरा जी का जो चेहरा था वो बता रहा था कि प्रोफेसर साहब की ये बातें उनको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इंदिरा जी का स्वभाव उस समय तक ठकुर सुहाती बातों को सुनने का अभ्यस्त हो चुका था। जब राजनेता बड़े पदों पर पहुंचते हैं तो फिर चमचे उनको घेर लेते हैं। इसी दिन से प्रोफेसर शेर सिंह की कांग्रेस में उल्टी गिनती शुरू हो गई। उधर इंदिरा गांधी जो अवार्ड था उसके 5 साल पूरे होने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने चंडीगढ़ दिए जाने की मांग आरंभ कर दी थी। इस मांग से हरियाणा के साथ साथ अबोर फजील्का क्षेत्रों में भी हलचल आरंभ हो गई थी। अब एक नया इशू खड़ा हो गया था, और प्रोफेसर शेर सिंह ने ज्ञानी जैल सिंह से उस समय मांग की, और जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चंडीगढ़ और अबोर फाजिल्का क्षेत्रों का हस्तांतरण एक साथ होगा। यह नहीं हो सकता कि हम पहले चंडीगढ़ पंजाब को दे दें और बाद में अबोर फाजिल्का हरियाणा को मिले, क्योंकि इंदिरा अवार्ड का जो समूचा का समूचा था वो एक साथ लागू होगा। तो समाचार पत्रों में ज्ञानी जैल सिंह और प्रोफेसर शेर सिंह के वक्तव्यों में टकराट प्रकाशित हो गई। इससे ज्ञानी जी और प्रोफेसर साहब के बीच में संबंध खराब हो गए, और वो प्रोफेसर साहब पर बहुत झुंझलाए। उन्होंने इंदिरा गांधी से प्रोफेसर शेर सिंह की शिकायत की। ज्ञानी जी ने सोचा था कि शिकायत करने के बाद प्रोफेसर शेर सिंह कान दबोच कर बैठ जाएंगे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। उधर ज्ञानी जैल सिंह ने चंडीगढ़ की मांग के साथ साथ अबोर फजील्का क्षेत्रों में जाकर लोगों से यह कहना आरंभ कर दिया कि आपको हिंदी उसी समय पढ़ाई जाएगी जब आप लोग ये कह देंगे कि हम पंजाब में रहना चाहते हैं। प्रोफेसर शेर सिंह ने ज्ञानी जी के जो बयान वो दे रहे थे अबोर फजील्का क्षेत्रों में, उन पर तत्काल संज्ञान लिया, और शेर सिंह जी ने हिंदी के प्रश्न पर पार्लियामेंट्री मंत्री के पद से त्यागपत्र देकर जो निरंतर संघर्ष किया था, वो ज्ञानी जैल सिंह के ऐसे वक्तव्यों को कैसे बर्दाश्त उस समय कर सकते थे। तो प्रोफेसर शेर सिंह ने चंडीगढ़ अबोर फाजिल्का तथा हिंदी के संबंध में फिर 10 अक्टूबर 1976 को एक बयान दिया, और इस बयान का मैं अंश कुछ आपको बता रहा हूं ताकि आप समझें कि किस तरह की राजनीति उस समय होती थी या लोग कैसे होते थे। 23 जनवरी 1974 को जब मैं किसी कार्य से अबोर फाजिल्का में था, तो एक संवाददाता ने मुझसे अबोर फाजिल्का तथा चंडीगढ़ के विषय में कुछ प्रश्न पूछे। मैंने उससे कहा कि भाई देखो, चंडीगढ़ और अबोर फाजिल्का क्रमशः पंजाब और हरियाणा को हस्तांतरित होने ही चाहिए, क्योंकि यह केंद्रीय सरकार और प्रधानमंत्री का निर्णय है, और इसे पंजाब के अकाली हरियाणा के कांग्रेसी सरकारों ने माना है। चंडीगढ़ अबोर फाजिल्का का प्रश्न किसी कमीशन के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और यह अंतिम है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान ने इस विषय पर बातचीत की और एक प्रत्युत्तर समाचार पत्रों में दिया है। मेरा ध्यान ज्ञानी जैल सिंह के वक्तव्य की ओर आकर्षित हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री का केंद्रीय सरकार का निर्णय औचित्यपूर्ण नहीं था। उन्होंने यह भी कहा है कि चंडीगढ़ केंद्रीय क्षेत्र है और अबोर फाजिल्का पंजाब का हिस्सा है। वस्तुतः कोई दुखपूर्ण बात अबोर फाजिल्का के लोगों के लिए है तो यह है कि यह क्षेत्र भी केंद्रीय क्षेत्र नहीं बना। इसी के कारण एक दिन ज्ञानी जैल सिंह ने मुझे कहा कि यदि अबोर फाजिल्का के लोग कहें कि वे पंजाब में रहना चाहते हैं तो इनके लिए हिंदी की शिक्षा का प्रबंध कर दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इस तरह का उन्होंने वक्तव्य दिया, और उन्होंने फिर आगे लिखा कि मैंने इस बात को अबोर में बहुसंख्यक प्रतिनिधि मंडल के सामने दोहराया तो मुझे बहुत सदमा लगा।
मैंने इसकी सूचना प्रधानमंत्री को भी दी है। उन्हें भी इससे आश्चर्य हुआ है। मैं ज्ञानी जैल सिंह के बेतुके तर्क को समझ नहीं सका। यदि अबोर फाजिल्का के लोग पंजाब में रहते हैं तो इनकी मातृभाषा हिंदी रहेगी और हिंदी की पढ़ाई का प्रबंध कर दिया जाएगा। अगर ये अपनी इच्छा से हरियाणा में जाने की इच्छा रखते हैं तो इनकी भाषा पंजाबी रहेगी और हिंदी की पढ़ाई का कोई प्रबंध नहीं होगा। यह प्रजातंत्री व्यक्ति की भाषा नहीं है, यह स्वेच्छाचारी और संपूर्ण रूप से संविधान के विरुद्ध है। जब मैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय सरकार के निर्णय का समर्थन करता हूं तो मैं गलत हूं, और जब ये उसी निर्णय को औचित्य रहित कहते हैं तो ये ठीक है। ज्ञानी जी से मेरा अनुरोध है कि ऐसा वक्तव्य देने से पूर्व इन्हें गलत और ठीक के अंतर को समझना चाहिए। तो ये वक्तव्य उस समय प्रोफेसर शेर सिंह ने दिया। प्रोफेसर साहब का जो उपयुक्त वक्तव्य है दिल्ली से निकलने वाले दैनिक हिंदुस्तान में 11/10/1974 को पूरा प्रकाशित हो गया। उन्होंने यूं कहीं वो लेटर उनका छाप दिया। इसके अतिरिक्त इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको प्रकाशित किया, और 2-3 अखबार उस समय ये बड़े थे और उनमें आना फिर एक भूचाल सिख राजनीति में आ गया और उससे पूरा खलबली मच गई। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल पहले ही उनके खिलाफ चल रहे थे। अब पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह भी खिलाफ हो गए और उनको रास्ते से हटाने की सोचने लगे। जयप्रकाश नारायण के प्रति सम्मान देखकर इंदिरा गांधी जी के मन से भी वो उतर चुके थे। तो अब बारी थी उनके मंत्री पद से त्यागपत्र देने की, लेकिन बिना शोर शराबे के ये कैसे हो सकता था। वो जमाना चिट्ठी पत्रियों का था दोस्तों। चिट्ठियां लिखी जाती थी, जवाब भी दिए जाते थे, फिर अखबारों का हिस्सा भी बनते थे। और उनके त्यागपत्र की चिट्ठी राजनीतिक इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब दो बड़े आदमी आपस में एक दूसरे को लिखते हैं तो किस तरह के शब्दों का चयन करते हैं, कैसी कैसी बातें लिखी जाती हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक होता है। तो प्रोफेसर शेर सिंह ने अपने त्यागपत्र के साथ जो चिट्ठी लिखी थी वो क्या लिखा और फिर इंदिरा गांधी ने उसके बारे में क्या कहा, उसको पढ़ना सुनना बहुत रोमांचक है दोस्तों। इसका पूरा जिक्र कल करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा इस तरीके से हो जाएगा। तो कल आगे की उनकी राजनीतिक यात्रा जारी रहेगी। मेरे ख्याल से 3 या 4 वीडियो और मैक्सिमम उनके बन सकते हैं। तो इसके बाद फिर आगे दूसरी जो राजनीतिक बातें हैं उन पर हम चलते रहेंगे। 3 बजे की चाय आपकी राजनीति के बातों के साथ ही ख़त्म किया करेंगे, और आपका साथ सहयोग और समर्थन मिल रहा है, इसके लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि बहुत डरते डरते ये वीडियो बनाने शुरू हुए थे, क्योंकि आजकल जो मोबाइल है इसने हमारे टेस्ट को भी बदल दिया है। तो मुझे लगा था कि कौन पुरानी बातों को देखेगा, कौन रिसर्च को देखेगा, किस में इतना धैर्य होगा कि हरियाणा की राजनीतिक घटनाओं में इतनी दिलचस्पी ले। लेकिन मैं हैरान हूँ कि न केवल हमारे हरियाणा में बल्कि पूरे भारत में और भारत से बाहर के देशों में भी जहाँ हरियाणा के लोग रहते हैं वो इन वीडियो को देखते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, कमेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन सारी कोशिशों में कोई एक कोशिश ईमानदारी से की जाए तो वो भी अपनी जगह बना सकती है, और इसका क्रेडिट जितना मुझे है उतना आपको भी है, क्योंकि बहुत सारे साथी मेरे वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ। मैं आमतौर पे ऐसा नहीं कर पाता हूँ क्योंकि रीच इतनी, एक आदमी की कितनी रीच हो सकती है, मैं अकेला कितने लोगों को मैसेज भेज सकता हूँ। तो हम सब साथ मिलकर जब कोशिश करते हैं तो ये बहुत दूर दूर तक पहुँचते हैं। बहुत लोगों के मुझे संदेश मिलते हैं, अच्छा लगता है कोई मेहनत को शाबाशी दे तो। और लेकिन इसके साथ साथ पूरा क्रेडिट आपको भी है, क्योंकि आपके प्रयास के बिना अगर आप इसको ना देखते या आप इसको शाबाशी ना देते, आप इसको प्रोत्साहन नहीं देते, तो मैं 10-20 वीडियो बनाकर रुक जाता। लेकिन अब ये वीडियो मुझे लगता है कि 700-800 वीडियो हरियाणा की पॉलिटिकल यात्रा पे बन चुके हैं, और पता नहीं कितने बनेंगे। पिछले वीडियो अगर आपको देखने हैं तो राजनीति की बातें एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। जो इंटरव्यूज मैंने किए थे वो राजनीति की बातों के फुल एपिसोड में आप देख सकते हैं। प्रोफेसर शेर सिंह से जो रिलेटेड हैं वो राजनीति की बातों की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। कुछ नया करेंगे, अच्छा करेंगे, सार्थक करेंगे, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको पता लगे कि राजनेता कैसे होते थे। आजकल तो सारा माल जेब वाले लोग अधिकतर देखने में आते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में कुछ और होता था, अच्छे लोग भी राजनीति में होते थे। तो अच्छी बातें करेंगे तो अच्छी बातें आगे फैलेंगी। हो सकता है आने वाली पीढ़ियों में या इस समय यंग जनरेशन में कोई नेता आए और इन बातों को ग्रहण करे तो हमारे समाज का भी उससे भला होगा।
शुक्रिया दोस्तों, कल फिर मिलेंगे 3 बजे। नमस्कार। I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different. आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल।